इस वक्त जब बाहर से लोग देखते हैं, फ़र्ज़ करिए कि मैं दिल्ली से देखता हूँ, हमें लगता है कि आए दिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व में छँटे हुए उनके नेता हैं, उन सब पर बारी-बारी से प्रशांत किशोर ने हमला किया है और लगभग कॉर्नर किया है। हाँ, ये बात एकदम एकदम सही है कि उन्होंने अभी कुछ महीने पहले तक तो आरोप प्रत्यारोप नहीं किया था। लेकिन जो भी बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हों या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हों, चाहे संजय जायसवाल हो, सबके ऊपर बारी-बारी से, अशोक चौधरी भी हैं। बारी 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 से वो हो गए बीजेपी में, और जदयू में अशोक चौधरी पर भी काफी किया है और सबको डॉक्यूमेंट के साथ किया है। फैमिली इशू, क्या कोई इशू है इसका? कोई वोट पे डैमेज होगा? इनका जो वोट बैंक है वो कहीं से उसका क्षरण होगा? या आपको लगता है कि नहीं, छोटी मोटी बात है, इसका उनके वोटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, थोड़ा बहुत तो डैमेज जरूर होगा। आप देखिए, सबसे पहले तेज प्रताप निकले। आप तेज प्रताप निकल करके जब तेजस्वी अपने भाई के, छोटे भाई के कंस्टिट्यूएंसी में जा करके अब फ्लड रिलीफ का मटेरियल बांट रहे हैं, और जब कह रहे हैं कि आपका विधायक कहाँ है, अपने भाई पर वो ही टेकिंग स्वाइप एट हिम, तो थोड़ा बहुत तो जरूर डैमेज होगा कि परिवार को एक रखने में सफल नहीं हुए हैं। कास्ट, गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से कोई एक इशू है जो ज़्यादा डोमिनेंट है, या आपको लगता है कि तीनों है, या इन तीनों में से कोई नहीं है? और किस कोई और चौथा इशू है जो आपको लगता है कि ज़्यादा रोल प्ले करेगा इस आने वाले चुनाव में? अनएम्प्लॉयमेंट नंबर वन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, उसी से जुड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि टीचर्स रिक्रूटमेंट में अब थोड़ी सी बहाली इन्होंने किया कि टीआरई 4 में हम 26,000 निकालेंगे, तो लोगों ने बीपीएससी के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे धरना देना शुरू किया, संख्या बढ़ाइए। तो उनको एश्योरेंस दिया गया है कि हम बढ़ाएंगे। टीआरई, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 5 की बात चल रही है। ये दिखाता है कि इस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है। जो सरकार नीतीश ने कुमार खुद ने एक्सेप्ट। दिया, जो जिस पे हम लोग इम्पिरिकल डेटा पे बात करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बेटर गवर्नेंस तो है, तो क्या बेटर गवर्नेंस नीतीश कुमार को के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है, उनको वोट दिलाने में मदद करेगा? यही इशू है। तो मैं उसको ऐसे लेता हूं कि नीतीश कुमार ने जो अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, गवर्नेंस ड्रिवन कंस्टिट्यूएंसी, और मोस्टली उसमें महिलाएं हैं, वो एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत है। जैसे जैसे बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, राज्य में सियासी तस्वीर लगातार बदल रही है। गठबंधन बदलते से दिख रहे हैं, बदल सकते हैं क्या? युवा मतदाता मुखर हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे राजनीतिक मैदान में काफ़ी पहले उतर चुके हैं, सब जानते हैं। इन बदलती राजनीतिक हलचलों के बीच उसे समझने के लिए हमारे साथ हैं आज संतोष सिंह, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर हैं, अच्छे खासे राइटर हैं। 3 इनकी किताबें हैं, रूल मिसरूल, जेपी, फ्रॉम जेपी टू बीजेपी, जननायक, कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो ये बहुत बड़े राइटर भी हैं और बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग का इनका बहुत अच्छा खासा अनुभव है। जातीय समीकरणों को समझते हैं, सत्ता के बदलते मिजाज को समझने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे आज जब हम इसे समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पवन जी। ये अभी बिहार चुनाव इस देश के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर तब जब वहाँ पे कई अलाइंसेस अभी शिफ्ट इधर से उधर हो सकते हैं या हो रहे हैं। एक नया फोर्स है वहाँ पे जिसका नाम है प्रशांत किशोर। कुछ ये चुनाव पीछे के कई चुनावों से अलग होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या क्या कहते हैं आप, जो करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट है बिहार में उसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं आप? क्या रिसेंट शिफ्ट हो रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे? इसी से शुरुआत करते हैं आपके साथ। एक ही अंतर है कि इस चुनाव में एक नया प्लेयर आया है, प्रशांत किशोर, जिसको प्रशांत किशोर के वर्ड्स को ही मैं बोरो करूं अगर, तो उन्होंने कहा कि लोगों के सामने में 2.5 विकल्प है। तो दैट साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि ये क्या है वो 2.5 का। देखिए, या एनडीए सत्ता आती है माइनस नीतीश कुमार,
तो उसको हम कहेंगे कि 0.5 का है ये, इट्स नॉट कंप्लीट एनडीए, तो हम्म, हाफ गवर्नमेंट मानेंगे। और दूसरा है कि आरजेडी रूल्ड जो है, आरजेडी लेड अलायंस करे, जो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के नाम से जानी जाती है वो करे। और तीसरा, एक नया प्लेयर आया है मैदान में, प्रशांत किशोर, जो कि बात करता है कि शिक्षा की बात, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, माइग्रेशन की बात करते हैं, और बेरोजगारी की बात करते हैं। लगभग 22 से 3 बरस से पैदल चले जा रहे हैं, गांव का टोला है। तो उनकी चर्चा गांव तक पहुंच गई है, गांव गांव तक पहुंच गई है। पावर ऑफ सोशल मीडिया इतना है कि आपको सबके हाथ में अब मोबाइल है, तो पहुंच गया है। तो विमर्श में तो आ गए हैं प्रशांत किशोर, उनको कोई अब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, अब ओवर आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, एवरीबडी नोज हिम। और उनके जो मैसेज हैं वो सारे क्लियर हैं। लेकिन पूरे जो चुनाव की थ्योरी चलती है मेरे हिसाब से, वो ट्रिपल एम पर चलती है: मैन, मैसेज एंड मशीनरी। तो प्रशांत किशोर के पास मैन, उन्हीं से स्टार्ट करता हूँ और सब पर आऊंगा। जी। मैन तो है ही, मैसेज भी बहुत क्लैरिटी के साथ है कि भाई हम नवोदय विद्यालय खोलेंगे, सिमुलतला, जम्मू में जो सिमुलतला है उस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करेंगे, किस प्रकार शिक्षा का बजट लाएंगे, कैसे छोटे छोटे रोजगार लाएंगे ताकि अपने बैकयार्ड में लोगों को नौकरी मिले, और क्वालिटी एजुकेशन देंगे। एक पूरा एक उनका एक ब्लूप्रिंट तैयार है, मैसेज तैयार है। मशीनरी वीक है, मशीनरी इसलिए वीक है कि अभी एक नई नई पार्टी बनी है, तो ब्लॉक लेवल तक, नीचे पंचायत लेवल पर उनकी उस तरह से व्यवस्था स्ट्रांग नहीं है जैसे बीजेपी और आरजेडी जैसी पार्टी की है। तो इस ट्रिपल एम में दो है इनके पास, लेकिन उनके मैसेज के कितने बायर हैं? क्या जो हमारा रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर है, जी। क्या वो खत्म होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसका उसका एक जवाब ये लोग भी बोलते हैं कि अब मोदी जी के नाम पर वोट मिला, उनकी जाति के लोग तो नहीं है। नीतीश कुमार के नाम पर वोट है, उनकी जाति की संख्या क्या है? बहुत ही नगण्य है, 2.9% है। तो एक डेवलपमेंट का कार्ड है। तो ये एक टेस्ट केस होगा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि खास करके 2000 बाद की जो बॉर्न है वो कैसे बिहेव करते हैं। आर दे स्टिल इन द कास्ट रट, और विल दे वोट डिफरेंटली? और कितना ट्रस्ट है, क्या लोगों को लगेगा प्रशांत किशोर को वोट देना इनटी वेस्टिंग वोट, और एक लगेगा एक नई व्यवस्था का परिवर्तन करें? तो ये प्रश्न प्रशांत किशोर खुद ही अपने आप से कर रहे हैं। अब आइए उसी थ्योरी पर हम आगे डील करते हैं। हम चलते हैं एनडीए की तरफ पहले। तो एनडीए की तरफ बीजेपी से स्टार्ट करेंगे। बीजेपी का एम जो है, मशीनरी स्ट्रांग है, मैसेज मोर और लेस गवर्नमेंट पर गुड गवर्नेंस का है। तो वो अब मोर और लेस इट्स नॉट नथिंग न्यू, उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ये आपके बात में एक बात अगर जोड़ें तो आप कैसे इसको तस्दीक करेंगे क्या? एंटी इनकम्बेंसी महसूस नहीं होता बिहार में उस तरह से स्ट्रॉन्ग जैसे बाकी सत्ता के खिलाफ काफ़ी बार पास्ट में देखा गया है। नहीं, मैं पवन भाई, मैं एंटी इनकम्बेंसी में आ रहा हूँ, उस पर एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बहुत सारे विधायक हैं उस व्यवस्था को लेकर के, ये है। आप अगर उनको पूछिएगा कि क्या आप चेंज, परिवर्तन चाहते हैं, तो वो कहेंगे हाँ परिवर्तन चाहते हैं। जब आप उनके पास विकल्प की बात कीजिएगा, तो विकल्प में के बात जाकर के रुक जाती है कि अरे इसको देंगे तो ये हो जाएगा, प्रशांत तो नई हैं, देखेंगे चुनाव आएगा। तो वहां एक उनके पास वो एक मंथन के दौर में है। तो लोग देख, प्रशांत को किशोर विमर्श में पहुंच गए हैं, लेकिन लोगों ने ये अभी तक कॉल नहीं लिया है वेदर टू वोट फॉर हिम और नॉट। हाँ, आप लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम में अगर मेजर एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर तेजस्वी को मिला 10 लाख नौकरी के नाम पर, तो ये इस बार अच्छा खासा बंटवारा होगा प्रशांत किशोर और इसके बीच में, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो होगा। और जो नोटा होता है, जो नोटा की संख्या अच्छी खासी हो जाती है, उसके लिए भी एक प्रशांत किशोर ऑप्शन है। जिसे वही कहते हैं कि भाई कि एक एक्सपायरी मेडिसिन लेना है, या एक नई मेडिसिन बाजार में आया है बट अनटेस्टेड है, ये लोगों को बीच में देना है। तो हम उसको कंप्लीट करते हैं उस चीज को। आरजेडी के पास मैन भी है, आरजेडी के पास इस बार मैसेज क्लियर नहीं है। क्योंकि पिछली बार तो एक विनिंग नैरेटिव था 10 लाख जॉब का, वो इनके पास वो क्लिसिड हो गया, वो एक हैकनिड नैरेटिव है, उनके पास नया नहीं है। उसी की रीपैकेजिंग कर रहे हैं कि हम बंदूक बांटने वाले नहीं है, कलम बांटने वाले हैं। और तेजस्वी का जो एसेट है, लालू प्रसाद, उनकी लिगेसी, वही उनका बैगेज भी है। बैगेज इस तरह से है कि MY प्लस मुस्लिम यादव प्लस कोर कंस्टिट्यूट प्लस वॉट, वो उनको एक यक्ष प्रश्न की तरह बना रहता है कि कितना ऐड कर उसमें कर पाएंगे।
तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसका उनका अलायंस अच्छा है, कांग्रेस के साथ है, विकासशील इंसान पार्टी है, लेफ्ट में खास करके सीपीआई एम लिबरेशन बहुत एक स्ट्रांग फोर्स है, वो इसको सप्लीमेंट करेगा। तो मिला जुला करके बैटल करीब का है, निश्चित रूप से बैटल करीब का है। मल्टीपोलर मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर मल्टीपोलर है। प्रशांत किशोर ने इस बैटल को बहुत ही इंटरेस्टिंग एब्जॉर्बिंग बना दिया है। और ये कहना कि कोई पर्टिकुलर पार्टी को डैमेज करेंगे, मैं नहीं मानता हूँ, सारी पार्टियों को डैमेज करेंगे। उनकी जब कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे, वहां पता चलेगा कि किसके कैंडिडेट के किसके सोशल, आप लाख वो बात करें कि हालांकि मानते हैं कि जाति सच्चाई है, लेकिन कहेंगे कि नहीं है भाई, लोगों को वोट मिलता है, एक नए नैरेटिव पर मिलता है, डेवलपमेंट के नाम पर मिलता है, नए स्लोगन के नाम पर मिलता है। तो वो कितना टूटता है तिलस्म। और उसमें पार्टियों में होंगे तो अब देखिए उनके निशाने पर जदयू है। कोई एक एक पार्टी तिरोहित होगी, खत्म होगी, तभी तो उनको लगे कि व्यवस्था में एक नई पार्टी का जन्म हुआ। उनका देखते हैं नेता वीक हैं, आप उस स्थिति में नहीं है, तो उनको लगता है कि ये कमजोर है, इसको ये किया जाए। आरजेडी को एक सीमा तक नहीं कर पाएंगे डैमेज, क्योंकि उसका एक फिक्स जनाधार है, उसके बियॉन्ड डैमेज नहीं कर पाएंगे। बीजेपी, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को डैमेज नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी को भी डैमेज करेंगे, वो कैंडिडेट सिलेक्शन पर डिपेंड करता है किस प्रकार। तो नाउ इट बॉयल्स डाउन टू, सारी बातें हो गई, सारी चर्चाएं हो गई, नाउ इट बॉयल्स डाउन टू कैंडिडेट सिलेक्शन। जब हम फील्ड में जाते हैं, लोग कहते हैं हाँ उनका कैंडिडेट घूम तो रहा है, लेकिन कमजोर कैंडिडेट है, देखेंगे। तो वो जो दूसरी पार्टियों से जो उनको कैंडिडेट लाएंगे, मतलब सेकंड मैन जिसको कि टिकट नहीं मिला, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी है, लास्ट बार लड़े थे, 35,000 वोट आया था, उस तरह के जो कैंडिडेट्स आएंगे इनके पास, तो इनकी विनिबिलिटी बढ़ेगी। ये कितना जीते वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हरवाएंगे ये महत्व। महत्वपूर्ण है। अभी संतोष जी, मैं ये कह रहा था कि अभी इस वक्त जब बाहर से लोग देखते हैं, फ़र्ज़ करिए कि मैं दिल्ली से देखता हूँ, हमें लगता है कि आए दिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व में छंटे हुए उनके नेता हैं, उन सब पर बारी बारी से प्रशांत किशोर ने हमला किया है और लगभग कॉर्नर किया है। मतलब आप जवाब कुछ भी दे सकते हैं, पर जवाब जो कन्विंसिंग होना चाहिए, जवाब ऐसा होना चाहिए जो जनता को लगे कि नहीं, थोड़ा सा इसमें कुछ दम सा दिख रहा है। ऐसा बीजेपी की तरफ से नहीं दिख रहा है। क्या ये बीजेपी की कमजोरी मानी जाएगी? इसका नुकसान बीजेपी को होगा, और बीजेपी को नुकसान होगा तो अल्टीमेटली अलायंस का नुकसान होगा। हाँ, ये बात एकदम एकदम सही है कि उन्होंने अभी कुछ महीने पहले तक तो आरोप प्रत्यारोप नहीं किया था, लेकिन जो भी बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हों या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हों, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे चाहे संजय जायसवाल हो, सबके ऊपर बारी बारी से, अशोक चौधरी भी हैं। बारी 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 से वो हो गए बीजेपी में, और जदयू में अशोक चौधरी पर भी काफी किया है, और सबको डॉक्यूमेंट के साथ किया है। अब चूंकि मेरा इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च तो प्रशांत किशोर का है, उन्हीं के हवाले से हम बोल सकते हैं। उन्होंने जो कहा है, तो जेडीयू बैकफुट पर जरूर लग रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर के आरोप पर अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए था। उनका तर्क यही है कि जब 2017 में अलग हुए थे राजद से नीतीश कुमार, तो उन्होंने जब तेजस्वी पर जो आरोप था आईआरसीटीसी घोटाले के बाद, तो उन्होंने कहा था कि स्थिति स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि आप भी इतनी स्थिति स्पष्ट करें कि आपने एक्स जगह अगर लैंड लिया, सो कॉल्ड एलिजेडली आपने 200 करोड़ रुपए का वर्थ का लैंड लिया, तो वो उसके आय के स्रोत क्या थे, वो आपने वो कैसे लिए, तो वो आकर उनको बताना पड़ेगा। दिलीप जायसवाल को, जो कि किशनगंज में एक माइनॉरिटी का सिख का मेडिकल कॉलेज है, उनको किस तरह से एलिजेडली उन्होंने कब्जा किया है, वो स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। उसी प्रकार सम्राट चौधरी कैसे उन्होंने नाम बदले, उन पर केस है। तो हमारे पास एज ए पत्रकार, मेरे पास कोई अभी डॉक्यूमेंट नहीं है कि मैं कन्विंसिंगली बोलूं। प्रशांत किशोर ने एक उनके जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, उन पर एक अच्छा खासा हमला किया है, उनको बैकफुट में डाला है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि अपने पोजीशन, क्योंकि एक परसेप्शन बहुत पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बाद में जितना स्पष्ट कीजिए, जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, तो कोई एलिगेशन का अगर तुरंत काट नहीं करेंगे, तो डैमेज होगा, निश्चित रूप से डैमेज होगा। तो मुझे काफी एक तरह से कहें कि उनका पॉलिटिकल बिलीजरेंस जो है, काफी हमलावर हो गए हैं, और ये दिख रहा है। हाँ, टोन टेनर और टाइमिंग तीनों। हाँ, सब सब
जी। और अभी तो लगता है कि आरजेडी पर कम अटैक कर रहे हैं, अभी एनडीए पर ज्यादा ही कुछ हमलावर हैं। हम्म। मुझे लगता है कि उन्होंने आरजेडी पर जितना बोलना था तो वो बोल चुके हैं, वो रिपीटिशन होगा। और उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि भी आने वाले दिनों में मेरे पास और भी कुछ है जो हम आने वाले दिनों में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के करीब आने के पास जिनके जितने भी फेस हैं, जो फेस हो सकते हैं, जी। उनको ये एक तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक में ये बात कर रहे हैं कि भाई जो तुम बोलते हो कि तुम्हारा नेता हो सकता है, उनकी ये सच्चाई है। तो ये पॉलिटिकल ये चलेगा, अभी दोनों तरफ से आरोप चलेंगे, प्रत्यारोप चलेंगे। हम लोगों को उस उन चीजों को अब कॉशसली, दोनों तो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए बोलते हैं। जी। हम जब तक सारे दोनों तरफ के पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देख लें तो हम उस कन्विंसिंगली नहीं बोलेंगे, तो हम उनके उनकी तरफ से एलिगेशन फॉर्म में ही बोलेंगे। जी। हाँ, लेकिन चूंकि ये पब्लिक डोमेन में आ गया है हम्म। तो इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। हाँ, संतोष भाई, जो आरजेडी की तरफ आते हैं, दो दो सवाल उस पे। एक तो आरजेडी क्या अभी तक जो उनके जंगल राज का जो तमगा लगा हुआ है, वो अभी भी क्या उसको हॉन्ट कर रहा है? और इसके साथ इससे इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल कि क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि जो बेसिक उनका एक सेक्शन इंटैक्ट है, वो एम वाई कम्बिनेशन का, वो इंटैक्ट रहेगा, या उसमें भी लगता है कि 2-3% मुसलमानों में भी प्रशांत किशोर पेनिट्रेट कर सकते हैं? आ, देखिए, मिक्स जवाब है उनका। जो आपका पहले मैं लेता हूं, आपका लास्ट वाला ही सवाल होता हूं। जी। देखिए, एम वाई बेस तो इनका मोटा मोटी एक तरह से मोर और लेस वो उसको उनको मिलता रहा है। हम्म। लेकिन आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनको पूरा क्यों नहीं मिलता है। हम्म। जब टोटल मिला करके 17+14 31 है, तो 31 क्यों नहीं आ जाता है, और थोड़ा जोड़ लेंगे तो इनको समूल्य मिलता है। तो इसका जवाब ये है कि थोड़ा सा इनके सहयोगियों को जाता है। हाँ, थोड़ा सा। जब नीतीश कुमार 2010 और 9 और 10 की बात करें, 9 का लोकसभा, 10 का विधानसभा, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को भी माइनॉरिटी का मुस्लिम का वोट मिला था, यादवों को भी मिला था। 2014 में भी ये लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे यादव मतदाता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था। लेकिन ये विधानसभा का पूरा डायनामिक्स अलग होता है। तो मैं ये मानता हूं कि एमवाई कंस्टिट्यूएंसी जो है, जी। मोर और लेस उनकी इंटैक्ट होगी, थोड़ी बहुत। अब देखिए, प्रशांत किशोर नई कंस्टिट्यूंसी कैसे बनाएंगे, वो तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हर तरफ से आएगा। तो उनको थोड़ा थोड़ा आएगा, सब तरह से क्षरण होगा, सबकी बीजेपी की कंस्टिट्यूंसी में क्षरण होगा, प्रकाश का होगा, थोड़ा सा जेडीयू की ईबीसी में क्षरण होगा, थोड़ा सा उधर से आएगा। तो पूरा समूल तो किसी को, लॉक स्टॉक और बैरल किसी को नहीं मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन मोर और लेस जो उनका एक जनाधार है, 20 या 22% का जनाधार, वो आरजेडी का मैं कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा हूं। उनकी समस्या ये है कि उसको बिल्डअप कैसे करेंगे, उसमें ऐड कैसे करेंगे। वो ऐड तभी करेंगे जबकि टिकट वितरण में अगर वो दिखाएंगे लार्ज हार्टेडनेस, जो बात करते हैं कि जिनकी जिनकी भागीदारी संख्या है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि आप 31% के आसपास है, आप अगर एमओआई 31% दें और शेष कम्युनिटी को दें तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उनकी म्यूनिबिलिटी रहेगी ऑलमोस्ट 45 से लेके 50% उनके एमओआई रहेंगे। तो ये इसलिए उनका एक कोर वोट है, वो चाहते हैं कि कोर वोट को हम कैटर करते रहें। अब आते हैं आपके पहले सवाल का। जी। देखिए, नए जनरेशन को कुछ याद नहीं है जंगल राज के बारे में, ये एक हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जो कहा गया है जंगल राज के बारे में। तो लेकिन जो भी पुराने लोग हैं जिन्होंने उस रूल को देखा है, तो कम से कम उन्होंने कहानियां तो जरूर सुनाई होगी। तो वो एक बैगेज तेजस्वी का, ये लालू प्रसाद की लिगेसी उनके लिए एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। लाइबिलिटी यही है, जो कास्ट मैसेकर्स बहुत सारे हुए और उसके बाद लॉलेसनेस हुआ, वो एक कहीं से कहीं कहीं ना कहीं चिपक गया है कि 6 बजे दुकानें बंद हुआ करती थी। और इस इंप्रेशन को एले करने के लिए वो कलम बांट रहे हैं। आप देखते हैं उनकी यात्राओं में वो कलम फेंक करके वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कलम बांट रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं। कलम फेंक रहे हैं, इस पर भी लोगों को आपत्ति है। अगर आप मुझे पूछिएगा तो मुझे लगता है कि मैं भी इसमें कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देगा। फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये अच्छा होता कि उनके आने के पहले सारे कार्यकर्ता मिलकर उनको देते और तेजस्वी जी कहते कि आपको कलम मिल गया, सारे लोग कलम दिखाएं, सब हाथ उठा के जब कलम दिखाते तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्टिक्स होती। तो कलम को जो फेंक के देते हैं, विद्या को फेंका नहीं जाता है, वो एक सिंबल है।
वो इसकी 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 आलोचना हो रही है इस चीज की। तो वो उस इमेज को ये करने के लिए, पाटने के लिए, और वो अब एक नई बात बोल रहे हैं कि क्या आप ग्रेजुएट हैं, तो ऑफ कोर्स ग्रेजुएट की आवाज आएगी, हाँ। क्या नौकरी चाहिए, तो ऑफ कोर्स एक थम्पिंग यस मिलता है। तो वो जो लास्ट बार का उनका था कि भाई हमने नौकरी दिया तो 17 महीनों में, अब जो भी 3.5 4 लाख 5 लाख तक बोलते हैं, जो हमारी जानकारी तो 3.5 लाख तक की थी, तो वो कैलकुलेट उस समय किया था। लेकिन ये चूंकि अब ये फील्ड में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि चलिए 5 लाख दिया, एक नंबर बोल देते हैं कि हमने इतना दिया। तो मोर और लेस जो लास्ट बार का जो लाइन था, तो आई ऑलवेज से कि तेजस्वी हैज ग्रोन एज ए लीडर बट नॉट एज ए पार्टी। पार्टी जो 2020 में थी वहां से बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि इस बार कोई इनका नैरेटिव, बहुत स्ट्रांग नैरेटिव मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब एंटी इनकम्बेंसी कितना कन्वर्ट करेगा, प्रशांत कितना डैमेज करेंगे, ट्राइपोलर बैटल में हो सकता है वो निकाल लें। तो यही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी होगा हम जैसे लोगों के लिए, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के लिए। और हम, अच्छा हो कि हम और आप यहाँ बैठ करके, आप दिल्ली के स्टूडियो में या पटना में बैठ के हम लोग यहाँ निर्णय ले लें कि ये होने वाला है। तो इट शुड बी ओपन एंडेड, इट्स ए वेरी ऑब्जर्विंग एंड क्लोज कंटेस्ट, इतना तो जरूर मैं कह सकता इनके परिवार के बीच में जो फैमिली फ्यूड चल रहा है, बेटी बेटे के बीच में, आउटसाइडर फैमिली मेंबर्स के बीच में, हरियाणा से संजय यादव आए हैं, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, कम से कम पब्लिक पोस्चरिंग में यही दिखता है। और उनके भाई भी ये बात बोल रहे हैं। कल के अखबारों में भी 2-3 दिन पहले से छप रहा है, रोहिणी आचार्य और ने का समर्थन किया तेज प्रताप ने। इस माहौल में ये फैमिली इशू क्या कोई इशू है? इसका कोई वोट पे डैमेज होगा? इनका जो वोट बैंक है वो कहीं से उसका क्षरण होगा? या आपको लगता है कि नहीं, छोटी मोटी बात है, इसका उनके वोटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, थोड़ा बहुत तो डैमेज जरूर होगा। आप देखिए, सबसे पहले तेज प्रताप निकले। आप तेज प्रताप निकल करके जब तेजस्वी अपने भाई के, छोटे भाई के कंस्टिट्यूंसी में जा करके अब फ्लड रिलीफ का मटेरियल बांट रहे हैं, और जब कह रहे हैं कि आपका विधायक कहाँ है अपने भाई पर, वो ही टेकिंग स्वाइप एट हिम, तो थोड़ा बहुत तो जरूर डैमेज होगा कि परिवार को एक रखने में सफल नहीं हुए हैं। दूसरा, रोहिणी आचार्य जो कि दो उनकी राबड़ी देवी लालू प्रसाद की दूसरी बेटी हैं 7 बेटियों में से, और वो सारण से चुनाव लड़ती हैं राजीव प्रताप रूडी के अगेंस्ट में, और बहुत कम मार्जिन से, 12-13 हजार की मार्जिन से वो हारती हैं। तो वो और बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव रहती थी एक्स पर। अभी उन्होंने क्या किया कि 58 लोगों को अनफॉलो कर दिया, इंक्लूडिंग हिज फादर, ब्रदर, आरजेडी, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे सबको, एक अपना रिजेंटमेंट दिखाने के लिए कि भाई मैं जो चीजें हो रही है उससे खुश नहीं हूँ। जी, संतोष भाई, ऐसा है कि अब देखिए, माहौल तो बदलेगा चुनाव के बाद। अभी हम लोग थोड़ा विषय बदलते हैं। कास्ट, गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से कोई एक इशू है जो ज़्यादा डोमिनेंट है, या आपको लगता है कि तीनों है, या इन तीनों में से कोई नहीं है? और किस कोई और चौथा इशू है जो आपको लगता है कि ज़्यादा रोल प्ले करेगा इस आने वाले चुनाव में? अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, उसी से जुड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि टीचर्स रिक्रूटमेंट में अब थोड़ी सी बहाली इन्होंने किया कि TRE 4 में हम 26,000 निकालेंगे, तो लोगों ने BPSC के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे धरना देना शुरू किया, संख्या बढ़ाइए। तो उनको एश्योरेंस दिया गया है कि हम बढ़ाएंगे। TRE, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 5 की बात चल रही है। ये दिखाता है कि इस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है। और सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया कि भाई 18 से 25 लोगों, जो मैट्रिक तक के, जो क्लास 12 तक पास वालों को विदाउट जॉब को 1-1 हजार का अलाउंस पर मंथ देते थे 2 साल तक, अब वो 20 से 25 साल जो ग्रेजुएट किए हुए हैं उनको भी दे रहा है। सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जहां जाएंगे, तो एक, अगर अभी आज के डेट में कहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा दिस विल बी द डिसाइडर ऑफ द इलेक्शन, ये एक पैन बिहार इशू है जिसको कि सारी पार्टियां कमोबेश इसको प्ले अप कर रही है, राइट। कास्ट? कास्ट चुनाव में एकदम निश्चित रूप से, उसके बाद कास्ट मुद्दा नहीं है, लेकिन कास्ट एक अंडर करंट की तरह है जो कि अंतर एक तरह से पूरी तरह से चलती है। तो जब आप क्लोज जाएंगे, जब उनके कैंडिडेट्स खड़े होंगे, तब कहेंगे ना ना, तो वोटवा तो अपने कास्ट को देंगे, मतलब आ, वो अगर बगल वाला कोई अपनी जाति को दे रहा है तो वो कहेगा, स्पर्धा में कहेगा, तो भाई वो उसको सपोर्ट कर रहा है तो हम भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो मोर और लेस मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि उस रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर के पार जाना,
उसी कास्ट में कोई बढ़िया कैंडिडेट दे देता है तो उसको लोग उस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो कास्ट को तोड़ पाना बिहार के करंट में, मैं मानता हूं कि दो बार कास्ट एक तरह से टूटा है। एक तो मैं 10 मानता हूं, जब नीतीश कुमार को 206 सीटें आई 243 में। और दूसरा मानता हूं कि भाई 14 में मोदी जी आए तो एक नए आए थे। आप मान सकते हैं कि 19 में 39 में से 39 सीटें जीती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पर्सनालिटी जो कल्ट होता है पॉलिटिक्स में, वो एकात्मिक हो जाता है। तब उनके नाम पर वोट दिया जाता है, चाहे मोदी जी के नाम पर वोट दिया जाए या नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया जाए, तो ये चीजें होती गवर्नेंस, है। बेटर गवर्नेंस जो नीतीश कुमार ने दिया, जो जिस पे हम लोग इम्पिरिकल डेटा पे बात करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बेटर गवर्नेंस तो है, तो क्या बेटर गवर्नेंस नीतीश कुमार को के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है, उनको वोट दिलाने में मदद करेगा? यही इशू है। ये जरूर करेगा। ये इसलिए कर उसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। जी। उस गवर्नेंस में उन्होंने जो हाल फिलहाल में डोल्स दिए उसको भी ऐड कर दीजिए, उसी का सब टेक्स्ट है। जैसे कि 125 मेगावाट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सोशल सिक्योरिटी पेंशन का 400 से 1100 पर मंथ कर देना, ये दो बड़े हैं। अभी देखिए, अब कंस्ट्रक्शन वर्कर को 16 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को कपड़ा खरीदने के लिए 5,000 देना। तो इसी तरह के लगभग आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर्स, टोला सेवक, विकास मित्र, जितने भी जीविका समूह, जितने भी सरकार से जुड़ी हुई जो एक इंटरमीडिएरी का काम करती है पब्लिक और सरकार के बीच में, उन सबको देना एक गवर्नेंस का ही पार्ट है। तो मैं इसको ऐसे लेता हूं कि नीतीश कुमार ने जो अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, गवर्नेंस ड्रिवन कंस्टिट्यूएंसी, और मोस्टली उसमें महिलाएं हैं, वो एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। वो जिन्हें मैंने नाम लिया, वो कहीं न कहीं उनके एक तरह से पॉलिटिक्स में नहीं रहते हुए ए पॉलिटिकल फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और फॉर दैट मैटर जेडीयू है। चाहे आप जीविका समूह ले लें, आंगनबाड़ी के वर्कर ले लें, उनको इसी तरह से कल्टिवेट किया है, नर्स किया है। तो वो उस गवर्नेंस के लवादे में आकर के एक फोर्स का काम कर रही है। और एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके पार पाना किसी भी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये नीतीश कुमार को जब आप देखिए 14 में, याद कीजिए 15% से ऊपर वोट आए थे, मात्र 2 सीटें जीती थी, तो उसमें वोट देने वालों की संख्या में उनकी जाति के अलावा महादलित थे, एबीसी थे और महिलाएं थी। और जब जीतते हैं तो महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी होती है। वी जर्नलिस्ट डू नॉट टॉक मच टू वुमेन। हम जाते हैं फील्ड में तो हम 4 पुरुषों से बात करके, आप महिलाओं से बात करें कि उनकी बात सुने, तो आई मेक श्योर कि मैं अगर 4 लोगों से बात करूं तो 2 उसमें महिलाओं से 50% से बात करूं, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा। लॉ एंड ऑर्डर इशू है। लॉ एंड ऑर्डर बीच बीच में इशू बनता है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा कि वो इलेक्शन को डिसाइड कर देगा। वो बीच बीच के फ्लोटिंग इशू होते हैं, बट इट कैन नॉट बी द डिसाइडर ऑफ दिस इलेक्शन। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो स्पेशल जो वोटर इंटेंसिव रिवीजन था, उसका प्रभाव क्या जाएगा, वो जो अभी सत्ता पक्ष है वहाँ पे उसके खिलाफ, या उसको लगता है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बड़ा इशू नहीं है? इसके साथ जुड़ा एक और सवाल कि राहुल गांधी की यात्रा से क्या कोई जन जागरण में कोई इनको फायदा होगा? अगर वो पहले तो वो इशू है कि नहीं वो बताइएगा, उसके बाद क्या जन जागरण राहुल गांधी का रियली इफेक्टिव है उस तरह से, या फिर लगता है कि नहीं ये साहब 13 दिन की यात्रा थी और उसके बाद वो आए, क्योंकि वो इशू नहीं है, लिहाजा वो जनता भूल सकती है? देखिए, पहले एसआईआर पाते हैं। एसआईआर जब हुआ, और मैंने एसआईआर को 2 राउंड में कवर किया, आई ट्रेवल 3000 किलोमीटर अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट। बिहार के 38 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में से मैं 15 में चला समझने की कोशिश की, अक्रॉस द सोशल ग्रुप्स उसमें क्या है। हाँ, एसआईआर कुछ नहीं था, एसआईआर वर्क फ्रॉम होम था। इन्होंने एसआईआर से कुछ प्राप्त नहीं किया। इट वाज डन ऑन पेपर, इट इज सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर एट होम, कि आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं दिए, बीएलओ ने सारे काम नहीं किए, कंप्यूटर पर बहुत अच्छे वर्क हुए इसमें। लेकिन जो एक ही इसका यील्ड है कि जो पलायित लोग थे बहुत बड़ी संख्या में, उनके नाम कटे, जो बरसों से इनके नाम यहाँ जुड़े हुए थे, जो कि सही हुआ। अगर आप मुझे कहेंगे कि एकमात्र गेन क्या है, तो जो फ्लैग था, जो कि यहाँ से जो कंप्लीटली पूरी तरह से माइग्रेट कर पाए थे, उनका नाम कटना इसका यील्ड है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए था। जो जो विपक्ष बोल रही, ये तो स्पेशल रिवीजन में भी हो जाता, जो एनुअल रिवीजन समरी रिवीजन करते हैं उसमें भी हो जाता, अगर वो चाहते तो।
लेकिन जो जो बात को लेकर के जो आके प्राइम मिनिस्टर आए, अमित शाह जी भी आए, जो उन्होंने घुसपैठिए की बात की, अगर उनका इशारा एसआईआर में रिलेट कर रहे थे, तो लोग, कांग्रेस पूछ रही है कि वेयर इज द डेटा। हम्म। इनफैक्ट वो मनमोहन सिंह के टाइम का डेटा और अमित शाह जी के टाइम का, नरेंद्र मोदी के टाइम का डेटा को कंपेयरिंग कर रहे हैं कि कितने कितने घुसपैठियों को आप, हमारी सरकार ने निकाली थी, आपकी कितने निकाली थी। तो उनका उनका जो डेटा वो जो शो कर रहे हैं, कांग्रेस जो बता रही है, कोई कंपैरिजन नहीं है। उस टाइम में जाद में लाश पाता था। अब एसआईआर में आइए, एसआईआर की अगर बात कर रहे हैं कि घुसपैठियों को राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, अब यात्रा पर आते हैं। हम्म। अमित शाह ने कहा, अरे अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सर बताइए कि वेयर आर द घुसपैठिया, नेम वन, चाहे वो किशनगंज में हो, पूर्णिया में हो, संतोष जी, जन चेतना बढ़ाने में, अपने से जोड़ने में क्या राहुल गांधी प्लस आरजेडी जो साथ में यात्रा की इन दोनों पार्टियों ने, तो और इनके अलाइज ने, उसका इनको फायदा कुछ होता हुआ दिख रहा है? अब अच्छा, आरोप प्रत्यारोप में छोड़िए, नहीं पड़ते हैं अभी। नहीं नहीं, मैं आता हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। जी। देखिए, राहुल गांधी, आपको याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम कब बिहार में इतने लंबे समय तक रहे। आई थिंक कांग्रेस कैसी दिखती है ये लोग भूल गए थे। थोड़ी से लोग दिखी जब कन्हैया कुमार ने यात्रा शुरू की, उसके जस्ट पहले, एक दो महीना पहले मैंने थोड़ा सा लेक कवर किया था, तो एक एक ऑप्टिक्स आई कि दिस इज व्हाट, एंड ही आल्सो ही वाज टॉकिंग अबाउट गवर्न गुड गवर्नेंस, माइग्रेशन, पलायन, विद डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे पर। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाले सीरीज में आए थे राहुल गांधी, 3 4 सभाएं की थी बिहार पर, अच्छा खासा फोकस। इस बार कांग्रेस के झंडे बहुत अच्छे खासे दिखे, तो उन्होंने रैंक एंड फाइल को, काडर को पुनर्जीवित करने की अच्छी खासी कोशिश की है, और इसका प्रभाव पड़ा है, वो बूस्ट पड़ा है। और उसी बूस्ट को लेकर के आप देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है, कई सालों के बाद पटना में हो रही है, जो कि एक तरह से कांग्रेस का फॉलो अप है। जो उन्होंने, उनको जो गेन मिला है, उस मोमेंटम को कीप अप करने के लिए, उस मैसेजिंग को बनाए रखने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा इस यात्रा से उनको निश्चित रूप से राहुल गांधी को गेन मिला है। तेजस्वी का एक नेशनल लीडर के साथ चले हैं, भले ही वो पिलियन राइड कर रहे थे उस यात्रा में, लेकिन उनका इमेज भी बढ़ा है, क्योंकि बड़े नेता के साथ लंबी समय तक चलेंगे तो एक नेशनल एक विजिबिलिटी आपकी बढ़ी। तो ये पूरी तरह से ये रविश कर देना कि इसमें कुछ फायदा नहीं है, उन्होंने काडर को जीवित किया है। 22 23 जिलों में अगर आप घूमते हैं, बड़े नेता हैं, आपको पब्लिसिटी मिलती है, मीडिया का अटेंशन होता है, आप लिखे जाते हैं, तो विमर्श में आ गए हैं। कांग्रेस की पहली बार ऐसा हुआ कि उस यात्रा में सबसे ज्यादा कांग्रेस के झंडे दिखे। इसीलिए तो बिहार अधिकार यात्रा करनी पड़ी तेजस्वी की। तू अपनी प्राइमेसी को फिर से री एस्टेब्लिश करने के लिए, भाई दिल्ली में कोई हो, मैं बिहार में मैं नेता हूँ, तो वो हरा झंडा को फिर से लाना था वापस। तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट 5 दिन की यात्रा की, और इस यात्रा का भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आई रिपोर्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इन समस्तीपुर एंड हाजीपुर ऑन द लास्ट डे ऑफ द यात्रा। तो ठीक है, दोनों तरफ से गेन है। आखिरी के दो सवाल पूछूंगा संतोष भाई आपसे। एक तो सबसे पहले ये कि अ, इस राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक जो मतलब दिल्ली में जिन कांग्रेस के नेताओं से हमारा मिलना जुलना होता है, एक लगता है कि ना एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया है। तो ये इसका 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 परिणाम ये भी हो सकता है कि टिकट बंटवारे में ये ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करें, इनको ज़्यादा मिल भी जाए, लेकिन पिछले बार का जो प्रदर्शन था कहीं उसी तरह का ना प्रदर्शन हो जाए। तो ये एक आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब मैं, मेरी बात से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। जी। एग्री इसलिए करता हूँ कि ये बार्गेनिंग पावर इनकी बड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि भाई एक नया प्लेयर विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी का आया है, उनको एकोमोडेट करने के लिए सबको कंसीड करना पड़ेगा। आपको 70 दिए थे, इस बार 70 नहीं दे पाएंगे। हम्म। और जो सीपीआई एमएल, जिसने कि 19 सीटों पर लड़ करके 12 सीट जीती थी, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, तो वो डिजर्व करते हैं ज्यादा, वो मांग भी रहे हैं 30 के करीब। 30 नहीं भी मिले, 27 28, कुछ तो बढ़ाकर उनको देना पड़ेगा। हम्म। तो सीटें किसकी कम होगी? तो दो जो लीडिंग पार्टनर है, आरजेडी की कम होगी, कांग्रेस की कम होगी। तो कांग्रेस ने ये किए, दो चीजें अच्छी की है यात्रा में। एक, पप्पू यादव को जोड़ा है। जी। पप्पू यादव को सीमांचल में जोड़ करके, भले ही उनकी पार्टी नहीं है, लेकिन उनके कैंडिडेट, उनके समर्थित कैंडिडेट कांग्रेस के सिंबल से लड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक बार्गेनिंग पावर बढ़ा रही है पप्पू यादव का। एक उस रीजन में तो इन्फ्लुएंस है ही, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल, कोसी वाले रीजन में, कोसी सीमांचल बेल्ट में
ही हैज इन्फ्लुएंस, और उसको कांग्रेस विनेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकती है। तो कांग्रेस का एक तरह से मैं नहीं कहूंगा कंप्लीटली ये फॉल्स है। और स्ट्रेटेजिकली अलावरू जब से आए हैं, वो मैपिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं, एक पूरा एरिया का मैपिंग, ब्रांड मैपिंग, लोग से बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट से भी बात कर रहे हैं, फीडबैक लेते हैं एक एक नेता का। और मुझे लगता है कि बेटर स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस इस बार जा रही है। अगर उनके सीट सिलेक्शन, कैंडिडेट सिलेक्शन अगर बेटर होगा, तो आई सी की इट बेटर, देयर कुड बी बेटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। एक आखिरी सवाल संतोष जी कि आई मीन व्हाट आर द लेसर नोन फैक्ट्स like but emerging political or social, whatever you might call it, that the national media often overlooks about Bihar. I want to know that. लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट दिस अपकमिंग इलेक्शन। हाँ, लेसर नोन फैक्ट्स, लेसर नोन नैरेटिव्स और सम इश्यूज जो ग्राउंड पे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया उसको जनरली विलिंगली और अनविलिंगली ओवरलुक करता है, जो आपको पटना में बैठ के दिखता है कि साहब ऐसा है कि एक इशू है, बट उसकी चर्चा यहाँ के अखबारों में नहीं होती, यहाँ के जर्नलिस्टों के बीच नहीं होती। नहीं, एक तो एक की चर्चा होती है, जैसे कि अब प्रशांत किशोर को जिस तरह से लोग एनालाइज करते हैं, वो ही बड़ा मिक्स है। कभी कभी ये मीडिया में इतनी पब्लिसिटी है तो ऐसा लगता है कि ही विनिंग इलेक्शन हैंड्स डाउन। लेकिन यहाँ जब आकर के ग्राउंड में कंस्टिट्यूंसी वाइज कवर करेंगे, जब वहाँ डायनामिक्स देखेंगे, एक असेंबली की, हर एक असेंबली के अलग अलग डायनामिक्स, जी जी जी। वो निर्धारित करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो उस चीज को अक्रॉस द बोर्ड कर देना कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंगे, इलेक्शन जीत रहे हैं, तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट उस तरह से नहीं देना चाहिए, क्योंकि इट इज समथिंग टू बी एनालाइज इवन एज ए फॉर्मर और इवन करंट पोल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर हिमसेल्फ वुड बी एनालाइजिंग दिस, वो कर रहे होंगे। और दूसरी बात जो हम चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ का जो कास्ट स्ट्रक्चर है, हालांकि सबका है, उस स्ट्रक्चर में कैसे एक नई पार्टी जगह बनाएगी। और तीसरी बात, जो सोचते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है तो पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं, मैं नहीं मानता। उनका जो एक जो गवर्नेंस है, एक जो राजनीतिक पूंजी, एक फिक्स डिपॉजिट जो बना के रखा है, फिक्स डिपॉजिट तुरंत खत्म नहीं होता है, उसको खत्म होने में टाइम लगता है। बनने में भले समय लगेगा, लेकिन खत्म होने में भी समय उसको लगेगा। तो मुझे लगता है कि कंप्लीटली उनको भी ये कर देना कि ही इज डन एंड डस्टेड, ये गलत है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ब्लॉक लेवल में जो इतना रीकिंग करप्शन है, या तो टॉप लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर, उसकी चर्चा कम होती है नेशनल मीडिया में, जो कि विच कुड बी एन इशू। क्योंकि एक सिमरिंग डिसेंट अगर आप बात करेंगे, लोग, हम आरजेडी के रैली में गए थे तो वो हमको पकड़ के मेरा कंधा हिला हिला के एक आदमी कह रहा था, आप लोग लिखते ही नहीं है, क्या? तो देखिए, यूरिया मिल रहा है हमको। ये बात संतोष जी सही है। मैं भी अपने शहर जाता हूँ, देखता हूँ, ये बात सही है और ये सालों से चल रहा है। यूरिया वाला तो खैर अभी चलिए उसका मौसम है तो ये मुखर होके आता होगा। करप्शन है, लेकिन सरकार उसको रिकग्नाइज करती है कि ये करप्शन के तौर पे, न विपक्ष उसको करप्शन के तौर पे उठाता है। क्या विपक्ष के पास नहीं लगता, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम करप्शन उठाएंगे और ये एक इशू बनेगा? नहीं, अगर इशू बने ना बने, लेकिन आप जब तक करप्शन की बात नहीं करेंगे और उसको कैसे डील करेंगे, वो बात नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। आप ब्लॉक लेवल में बहुत ही जबरदस्त अफसरशाही है, और आप कोई भी काम अगर आपका अप्रोच नहीं हो, बहुत करवाना बहुत मुश्किल है। ये मुद्दे हैं, आप पब्लिक में गुस्सा है। एसआईआर में एक पूर्णिया की एक महिला ने मुझको कहा है, दलित टोले में, कि बेटा जानते हैं कि जब पिछली बार जब हुआ था, जब कंस्टिट्यूंसी का बंटवारा हुआ था, तो मेरा वोट दूसरे कंस्टिट्यूंसी में है, सरकार के लोग आकर के मुझे वोटर आई कार्ड दे गए, और इस बार सरकार कागज मांग रही है, हम कहाँ फोटो कॉपी दिलाने जाएंगे? तो वो ये कैफे वाला 50 रुपया मांगता है वो टाइप करने का या फिर वो फॉर्म भरने का, 200 रुपया बीएलओ मांगता है। तो आप इस तरह की जो बातें हो रही, उसका अपना अपना दर्द है। तो इसको कैसे ये भुनाए कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको करे, तो ये इशू है। एक करप्शन का, अफसरशाही का जो अंडर करंट है, वो बहुत बड़ा इशू है। तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ भी जा सकता है? हाँ, जा सकता है, थोड़ा बहुत जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जी। इट्स अ थ्री वे फाइट। प्रशांत ऑफ कोर्स इज द प्रोवाइडिंग द थर्ड एंगल। वो एंगल कितना कितना मजबूत है, ये नहीं कह सकते हैं कि ये डबल फाइट है और थोड़ा सा ये सब लोग बोलते हैं कुछ नहीं करेगा। भाई 2-3 साल से घूम रहा है, तो थोड़ी आज के डेट में कहूंगा कि इफ एनीवन एज द करेक्ट ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट,
rather I would say he has over understanding of the state. Sometimes he tries to dominate media as well. ये इसलिए है कि वो फील्ड में इतने घूमे हैं, इतने लोगों से बातचीत की है. इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज फील्ड एक्सपीरियंस. आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम. हाँ, बस आई जस्ट रिक्वेस्ट हिम टू बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अस. मतलब कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप ही सब जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं. हाँ हाँ हाँ. हम भाई आप, हाँ, लेकिन मैं ऑल सेड एंड डन, आई प्रेज हिम फॉर गेटिंग ऑल द माइक्रो थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड टेलिंग अस कि देखिए ये बात है, ये आपने ये ध्यान दिया, ये दिया. तो उनका रिसर्च, उनकी फील्ड स्टडी, दैट इज टेरिफिक है. हाउ इट वुड ट्रांसलेट इनटू वोट्स, दैट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू से. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संतोष भाई. देखिए, जिस देश में, जिस राज्य में इंसान को वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए पैसे देने पड़े, तो उस व्यवस्था को शायद आगे चल के लोग बदल भी सकते हैं. सोच रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ. आप आपके एक एक बात से दिखता है कि ग्राउंड पर आप घूमे हुए हैं, सबकी परख है आपको, सबको नए सिरे से आप जानते हैं. आपने बात की बहुत एट लेंथ हर एक इशू पे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त दिया, वो उसका ज़्यादा बड़ा शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा. मतलब इस बिजी सीजन में भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच पवन भाई. एनी टाइम फॉर यू.